नमस्कार। आज हम सीधे गोता लगा रहे हैं मिस्र के पिरामिडों की दुनिया में। वो विशालकाय अजूबे जो वक्त को भी महत्व देते नजर आते हैं। बिल्कुल। हमारे पास कुछ स्रोत हैं, जैसे मिस्र के पिरामिड, इतिहास और रहस्य। कोशिश यही रहेगी कि हम इनमें से सबसे खास जानकारी निकालें। हाँ, मतलब समझें कि ये बने कैसे, क्यों बने और क्या राज अब भी हैं इनके अंदर। सही कहा। हजारों साल बाद भी मतलब ये हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं ना। बिल्कुल। ये सिर्फ पत्थर की इमारतें थोड़ी हैं, ये तो एक पूरी सभ्यता की कहानी सुनाती हैं। इनका बनना शुरू हुआ था करीब 2700 ईसा पूर्व में। 2700 ईसा पूर्व? हाँ, और ये सिलसिला चला लगभग 1000 साल तक, मतलब 13वें राजवंश तक। और कहते हैं पहला पिरामिड वो सक्कारा वाला था, है ना, वो स्टेप पिरामिड। हाँ बिल्कुल, फिरौन जोसर के लिए। और कमाल की बात यह है कि उसके आर्किटेक्ट इम्होटेप, उन्हें बाद में देवता माना जाने लगा। देवता? आर्किटेक्ट को? वाह। पर ये जो डिजाइन था स्टेप वाला, ये अचानक से आया या धीरे धीरे बदला? नहीं, ये एक सफर था। इम्होटेप का स्टेप पिरामिड तो क्रांतिकारी था ही, पहले की मस्तबा कब्रों से एकदम अलग। मस्तबा? वो चपटी छत वाली कब्रें? हाँ वही। लेकिन वहां से वो स्मूथ साइडेड पिरामिड जैसे हम आज देखते हैं, उस तक पहुंचने में टाइम लगा। अच्छा। हाँ, जैसे डेशूर का बेंट पिरामिड है ना। हाँ हाँ, वो जिसका एंगल बीच में बदल जाता है। बिल्कुल। शायद बनाते बनाते उन्हें लगा कि एंगल बदलना पड़ेगा। फिर उसी फिरौन स्नेफ्रू ने रेड पिरामिड बनवाया। रेड पिरामिड? हाँ, लाल पत्थर की वजह से। और उसे पहला सही मायने में स्मूथ साइडेड पिरामिड माना जाता है। तो ये दिखाता है कि वो लगातार सीख रहे थे, अपनी तकनीक सुधार रहे थे। सीखना और सुधारना, मतलब 20-20 लाख पत्थर, हर एक का वजन कई टन। और ये सब खड़ा कर दिया सिर्फ 20 या 30 साल में। मतलब कमाल ही है। आंकड़े तो आज भी हैरान करते हैं। बाहर से देखो तो लगता है सिंपल है, चौकोर बेस और ऊपर मिलती हुई 4 साइड्स। हाँ, बाहर से सरल, पर अंदर से वो एक पूरी अलग जटिल दुनिया है। सुरंगें हैं, खाली कमरे हैं, शायद दबाव कम करने के लिए या कुछ और। और वो हवा के लिए शाफ्ट्स, उनका क्या मतलब था? उनका असली मकसद तो आज भी बहस का ही विषय है। और सबसे खास, राजा का कमरा, वो ग्रेनाइट जैसे बहुत सख्त पत्थर से बना है। ग्रेनाइट से अंदर? हाँ, और दीवारों पर वो चित्रलिपियां, हीरोग्लिफ्स, वो सिर्फ सजावट नहीं थी। अच्छा, तो क्या थी वो? वो असल में मंत्र थे, निर्देश थे, राजा की आत्मा को अगले जीवन में गाइड करने के लिए, देवताओं से बात करने के लिए। कमाल है। और सिर्फ साइज ही नहीं, इनकी जो बनावट की सटीकता है वो भी तो गजब है। कहते हैं ग्रेट पिरामिड बिल्कुल सही सही उत्तर दिशा में है। हाँ, बस कुछ मिनटों का ही फर्क है, बहुत मामूली सा। हजारों साल पहले बिना लेजर, बिना जीपीएस के ये कैसे किया होगा? ये तो सबसे बड़ा सवाल है। मतलब कई थ्योरीज हैं। कुछ मानते हैं कि तारों को देखकर, जैसे ध्रुव तारा या शायद ओरियन नक्षत्र। तारों से दिशा नापी? हाँ, या फिर सूरज की चाल और परछाइयों को बहुत ध्यान से देखकर दिशा तय की होगी। जो भी था वो कमाल का था। नींव डालने से लेकर ऊपर तक सब कुछ अविश्वसनीय रूप से सटीक है। और ये काम करने वाले लोग, क्या वो सच में गुलाम थे जैसे फिल्मों में दिखाते हैं? नहीं, ये धारणा बदल रही है। हाल की खोजें बताती हैं कि ये कुशल कारीगर थे, मजदूर थे, एक बड़ी ऑर्गेनाइज्ड फौज की तरह। उन्हें अच्छा खाना मिलता था, रहने की जगह थी। अच्छा, तो ये सिर्फ जोर जबरदस्ती का काम नहीं था? शायद नहीं। खैर, इतनी मेहनत और इंजीनियरिंग के साथ ये कोई ताज्जुब की बात नहीं कि इनसे कई रहस्य और कहानियां भी जुड़ गई। हाँ, वो एलियंस वाली बात तो बहुत चलती है। हाँ, या कि ये कोई एनर्जी के सोर्स थे। बिल्कुल। हालांकि इनके कोई वैज्ञानिक सबूत तो है नहीं, पर कल्पना तोड़ती है। और वो फराओ के शाप वाली कहानी, वो क्या है? हाँ, वो काफी मशहूर है। एक कहानी कुछ यूं है कि एक लालची राजा ने अपने किसी पुरखे के पिरामिड को लूटने की कोशिश की। अच्छा। हाँ, और दीवार पर चेतावनी लिखी थी, जो इस पवित्र नींद में खलल डालेगा, मौत अपने पंख फैलाकर उसे छू लेगी। कुछ ऐसा डरावना है। तो उसने क्या किया? उसने अनदेखा कर दिया, खजाना ले गया, और फिर कहानी के मुताबिक उसके परिवार पर मुसीबतें आने लगीं, दुर्घटनाएं, फसलें खराब होना, और आखिर में राजा की भी रहस्यमयी मौत हो गई। बाप रे। तो लोग मानने लगे कि ये शाप का असर है। हाँ, ये कहानियां सदियों पुरानी है, लेकिन इनको असली हवा मिली 1922 के बाद।
1922 तब क्या हुआ था? तब हॉवर्ड कार्टर ने तूतनखामुन की कब्र खोजी थी, लगभग अछूती कब्र। हाँ, वो तो बहुत बड़ी खबर थी। बिल्कुल, लेकिन उसके बाद उस खोज टीम से जुड़े कुछ लोगों की अचानक मौतें हुईं। बस फिर क्या था, फराओ के शाप की अफवाहें जोर पकड़ गईं। पर क्या इसका कोई लॉजिकल या वैज्ञानिक कारण भी हो सकता है? हाँ, मतलब तार्किक नजरिए से देखें तो कई वजह हो सकती हैं। हजारों साल बंद कब्रों में खतरनाक फंगस या बैक्टीरिया पनप सकते हैं। अच्छा, हेल्थ हैजर्ड्स। हाँ, कुछ मौतें शायद संयोग हों या लोगों को पहले से कोई बीमारी हो, लेकिन वो रहस्य और रोमांच वाला एंगल हमेशा ज्यादा मजेदार लगता है लोगों को। सही बात है। तो आज 21वीं सदी में इन पिरामिडों का क्या महत्व रह गया है? बस टूरिस्ट स्पॉट? देखिए, टूरिज्म तो एक बहुत बड़ा पहलू है ही। गीजा का महान पिरामिड तो प्राचीन दुनिया का इकलौता बचा हुआ अजूबा है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हाँ, वो तो है। मिस्र की सरकार भी इनके रखरखाव पे बहुत ध्यान दे रही है, लेकिन इनका महत्व इससे कहीं ज्यादा है। ये सिर्फ पत्थर नहीं है, तो फिर क्या है? ये इंसानी इतिहास में इंजीनियरिंग, गणित, एस्ट्रोनॉमी और संगठन क्षमता, इन सब के शिखर के प्रतीक हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि इंसान अगर ठान ले और मिलकर काम करे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ पत्थर के ढेर नहीं है। ये इतिहास, विज्ञान, रहस्य और इंसानी जज्बे का एक अद्भुत मिश्रण है। एक ऐसी पहेली जिसके कई टुकड़े हम शायद समझ गए हैं, पर पूरी तस्वीर वो अभी भी थोड़ी धुंधली है। बिल्कुल सही कहा। और यहीं पर हम सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं हाँ, कि जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, क्या हम कभी इन पिरामिडों के बचे हुए राज पूरी तरह खोल पाएंगे? जैसे वो खाली जगह क्यों है, या वो पत्थर ऊपर कैसे पहुंचाए, या फिर मिस्र के पिरामिड हमेशा कुछ राज अपने सीने में दफन रखेंगे हमें हैरान करने के लिए। सोचने वाली बात है।